हेलो एवरीवन, दिस इज सीए ईशा अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले वन ऑफ द मोस्ट वांटेड वीडियोस ऑन दिस चैनल, दैट इज सितंबर 24 ऑडिट पेपर एनालिसिस। तो जी हाँ, हम आ गए सितंबर 24 पेपर एनालिसिस के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 24 का पेपर एंड उसके आंसर्स भी जानेंगे। बट एक डिस्क्लेमर दे दूं बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, तो अगर आपने सितंबर 24 में पेपर दिया था तो इस वीडियो के जरिए आपको एक बेसिक एस्टिमेशन मिल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, बट यू कांट कैलकुलेट 100% क्योंकि मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है कि आंसर क्या होना चाहिए। मैंने इन डेप्थ नहीं लिखा है, तो इस वीडियो के बेसिस पे जो भी आप मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो उससे 10-20 ऊपर नीचे आप मान के चल सकते हो। नॉट इवन वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो पेपर जो मैंने लिया है ये castudynotes.com से है। ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस है वो विजिबली क्लियर है। एक क्वेश्चन जो है वो विजिबली क्लियर नहीं है, तो उसको मैंने नहीं आंसर किया है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो दिख कैसा रहा है। बाकी जो भी क्वेश्चंस है मैंने सॉल्व किए हैं, मैंने उसका आंसर देखा है एंड वही मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं एमसीक्यूज पूरा पूरा रीडिंग पे नहीं जाऊंगी। आई जस्ट गिव अ बेसिक ओवरव्यू कि एमसीक्यू था क्या एंड फिर मैं आंसर बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है उसमें बताया गया है कि ये जो DEF एसोसिएट्स है ये अपॉइंट हुए हैं एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ JKL फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। CAD जो एक पार्टनर है वो अपने टीम को बता रहा है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के बारे में। अब पूछा गया इनमें से क्या स्टैंडर्ड्स के लिए करेक्ट नहीं है, मतलब इनमें से क्या स्टैंडर्ड्स के लिए इनकरेक्ट है। तो स्टैंडर्ड्स इंश्योर ऑडिट क्वालिटी, ये तो करेक्ट है। स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज, ये भी करेक्ट है। स्टैंडर्ड्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, ये भी करेक्ट है। स्टैंडर्ड्स इंश्योर कैरिंग आउट ऑफ ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क्स एट पार विद लोकल प्रैक्टिसेस, ये गलत है, यहाँ पे ग्लोबल होना चाहिए। तो मैंने अंडरलाइन कर लिया है कि किस वजह से ये एमसीक्यू रॉन्ग है एंड एमसीक्यू का आंसर टिक करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDB एंड कंपनी अपॉइंट हुए हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ INA ग्रुप ऑफ होटल्स। ये फर्स्ट टाइम है कि वो कोई फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री ऑडिट कर रहे हैं। जो एंगेजमेंट पार्टनर है CAR और जो अदर की मेंबर्स है उन्होंने ऑडिट प्लान बनाया है थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ होटल। अब इसमें पूछा है कि इनमें से क्या ऑडिट प्लान का पार्ट नहीं है। तो ऑडिट प्लान का पार्ट क्या होता है? NTE, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रैप फैप and other planned audit procedures. नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड फैप, ये तो आता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड रैप, ये भी आता है ऑडिट प्लानिंग में, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर, ये भी आता है आपके ऑडिट प्लान में। नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट ऑडिट प्लान का पार्ट नहीं है, इसीलिए ये होगा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी वांटेड द ऑडिटर टू सर्टिफाई एक्सपोर्ट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ऑडिट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उससे एंड ऑडिटर ने कंफर्मेशन लेटर भी साइन कराया है। पूछ रहे हैं कि यूडिन किसके लिए जनरेट होना चाहिए। तो यूडिन ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट के लिए जनरेट होता है, तो कंफर्मेशन के लिए यूडिन नहीं जनरेट होगा। इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एक्सपोर्ट सेल्स। जो सर्टिफिकेट दिया उसी के लिए यूडिन इशू होगा। ऑप्शन ए दैट इज कंफर्मेशन लेटर्स के लिए यूडिन इशू नहीं होगा। फिर है केस सिनेरियो। आई वोंट डिस्कस द केस सिनेरियो इन डिटेल, मैं सीधा एमसीक्यू पे आ रही हूँ। आप एमसीक्यू ऐसे थे, स्टैंड अलोन टाइप थे, तो आप एमसीक्यू बिना केस स्टडी पढ़े भी कर सकते थे। अगर आपने केस स्टडी पढ़ा है तो अच्छा ही बात है, आपको उससे ओवरव्यू मिला होगा। बट हाँ, जो भी एमसीक्यूज थे वो स्टैंड अलोन काइंड ही थे, तो अगर आपने केस स्टडी नहीं पढ़ा उसकी बेसिस पे भी एमसीक्यू आंसर किया तो चलेगा। Fourth question है, due to tight deadlines, CAB has insufficient time to properly perform or complete relevant duties and he has to sign off clean audit report. Which fundamental principle governing professional ethics is disregarded by him? तो मतलब वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है एंड मैं इसीलिए कोई भी क्लीन रिपोर्ट साइन कर दे रहा हूँ। मैं माथा पच्ची नहीं लगा रहा मिस स्टेटमेंट क्या है, परवेसिव है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं, यूनिवर्सल है कि नहीं, मटेरियल है कि नहीं, मैं इतना माथा नहीं लगा रहा, मैं सीधा क्लीन रिपोर्ट दे दे रहा हूँ। तो इसमें वो क्या अबाइड नहीं कर रहा, वो प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर नहीं लगा रहा क्योंकि वो एम कुछ भी साइन कर दे रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर।
undue dependence on fees from GHB Limited creates which threat of independence for the auditors. जैसे dependence on fees यानी रोकड़ा का बात आ जाएगा तो मतलब समझ लेना self interest threat की बात हो रही है. Question number 6. Since it becomes impracticable for CAB on 31st March 2024 to attend physical inventory counting at the warehouse and also became impossible to perform alternate audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and conditions of inventory, CAB shall. तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, वो जाके फिजिकल इन्वेंट्री देख भी नहीं सकता और वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी नहीं परफॉर्म कर सकता. तो उसे क्या करना चाहिए? रिलाई ऑन GHB's परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं, आप कंपनी के परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स पर डायरेक्टली ऐसे रिलाई नहीं कर सकते. मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन ले लो और ये MP पैराग्राफ में मेंशन कर दो नहीं. omit altogether audit procedure of physical inventory counting from audit program because of its impracticability. कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं गया है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो उसको डिलीट कर दो. अरे मुझसे सिलेबस नहीं हो रहा, डिलीट कर दिया. मुझसे ये चैप्टर नहीं हो रहा, डिलीट कर दिया. अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता. तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, और तुमसे वो भी नहीं हो रहा है तो तुम मॉडिफाई कर दो अपना ओपिनियन. बाकी तुमको कुछ करने नहीं बोला है. तो ये भी गलत है. मॉडिफाई करेगा वो अपना ओपिनियन जब भी आप इन्वेंट्री जैसे आइटम का फिजिकल चेकिंग नहीं कर पाते हो, इम्प्रैक्टिकेबल होता है ड्यू टू कॉस्ट एंड टाइम, ड्यू टू नेचर, एंड आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी नहीं लगा पाते हो. तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको मॉडिफाई कर देना चाहिए अपना ओपिनियन, क्योंकि आपने जितना करना था आपने कर लिया है. आपको जितना आपके लिमिट्स में था आपने सब ट्राई कर लिया. जब जब नहीं हो रहा है तभी आप दूसरे के टुवर्ड्स मूव कर रहे हो. तो सबसे पहले देख लो कि फिजिकल इन्वेंट्री चेक कर पा रहे हो. नहीं चेक कर पा रहे हो तो फिर ऑल्टरनेटिव पे जाओ, और ऑल्टरनेटिव भी नहीं कर पा रहे हो तो ओपिनियन मॉडिफाई कर दो. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. Which assertion concerning the bifurcation of employee benefit expenses into various heads is being verified by CAB? Employee benefit expense का verification का bifurcation का बात हो रहा है, मतलब वो कैसे present होगा financial statement में. तो कौन सा assertion verify हो रहा है? Disclosures. ये हमने किया भी था MCQ सेशन में. ये एक MCQ जो है मुझे याद आ रहा है, ये हमने सॉल्व किया था. अब क्वेश्चन नंबर 8. With reference to reporting on internal financial controls under Companies Act, which of the following does not fall within the nature of responsibility? तो IFC over FR के ऊपर हमारा एक टॉपिक है जहाँ पे रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात किया गया है. किस किस को रिपोर्ट करना पड़ता है? तो किस किस को रिपोर्ट करना पड़ता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है, फिर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना होता है, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना होता है, ऑडिटर को भी रिपोर्ट करना होता है. Director responsibility statement to be reported, audit committee to be reported, independent directors to be reported. Board of directors have to appoint an expert टू स्टेट. नहीं भाई, किसी तीसरे इंसान को बुलाने की जरूरत नहीं है. तुम्हारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तुम्हारे बाकी डायरेक्टर्स एंड तुम्हारा ऑडिटर एंड तुम्हारा ऑडिट कमेटी बता दे इंटरनल कंट्रोल सही चल रहा है कि नहीं. बहुत है, तुम्हें किसी तीसरे इंसान को लाने की जरूरत नहीं है. सो ऑप्शन सी इज नॉट रिक्वायर्ड. उसको कोई भी कमेंट पास नहीं करना होता है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी कोई एक्सपर्ट लाता भी नहीं ऐसा कोई कमेंट पास करने के लिए. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड बाय द ऑडिट टीम एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव असाइनमेंट? ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट, समरीज और सिग्निफिकेंट मैटर्स चेकलिस्ट. अगर आपको याद हो तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में एक पोर्शन है जहाँ पे बताया गया कि क्या क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आना चाहिए. तो क्या क्या नहीं आना चाहिए उसमें बोला गया है कि जो भी ड्राफ्ट है, जो भी सुपरसीडेड पेपर्स है वो सारे हटा दो. तो ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर नहीं आएगा. अगर ये ड्राफ्ट नहीं होता, ये नॉर्मल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होता तो ये आता, बट क्योंकि इसके नाम के सामने लग गया है ड्राफ्ट तो ये आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएगा. जो भी ड्राफ्ट्स होते हैं, जो भी वर्किंग मतलब स्क्रिबल पेपर्स होते हैं, या जो भी आप छोटे छोटे पेन पेंसिल से कुछ बनाते हो जिसका कोई रेलिवेंस नहीं होता, स्टार्टिंग में बस आपने बना दिया, वो सब डिस्कार्ड हो जाते हैं, वो सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनते हैं. In case of difference of opinion between joint auditors, what course of action can Messrs Krish and Company take while issuing audit report? अरे इसमें ऑप्शन पढ़ने का कुछ नहीं है. जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट में अनबन हुई तो ऑडिट रिपोर्ट तो सबका साथ में जाएगा. तुमको ओपिनियन में डिफरेंस है, तुम अपना सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करो एंड उसका रेफरेंस जाएगा जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. दे कैन इशू अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट एंड द ऑडिट रिपोर्ट्स इशूड बाय जॉइंट ऑडिटर शैल मेक अ रेफरेंस टू दैट ऑडिट रिपोर्ट. Security premiums cannot be applied
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, मैं बता रही सिक्योरिटी प्रीमियम इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है। वो आपको अकाउंट्स में पूछ लेंगे, अकाउंट्स में नहीं पूछा तो लॉ में पूछ लेंगे, लॉ में नहीं पूछा तो ऑडिट में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, अब जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जनवरी के बच्चे या मई के बच्चे, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी प्रीमियम, ईजी टॉपिक है। उसमें आपको यही याद करके जाना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किस किस चीज़ों के लिए यूटिलाइज हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही पूछा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता है। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस के लिए यूटिलाइज हो सकता है, बायबैक के लिए यूटिलाइज हो सकता है, बोनस शेयर्स के लिए भी यूटिलाइज हो सकता है, डेबिट बैलेंस पीएनएल का यानी लॉस राइट ऑफ करने के लिए इशू नहीं हो सकता। ठीक है। CAI, who is in charge of audit of non-cooperative society, wants to ensure that the society has contributed for charitable purposes within the limit. How much is the society allowed to contribute for charitable purpose? तो corporate society में दो जो है आपके percentages आते हैं, दो bifurcation आते हैं। एक आता है आपका 25% का कि 25% रिजर्व में ट्रांसफर करो, एंड दूसरा जो आता है वो होता है 10% का कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी 10% से ज्यादा चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं दिखा सकती है। तो यहाँ पे लिमिट होगा 10%। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज्यादा आप चैरिटेबल पर्पस में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। Financial events or conditions that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern does not include uh, inability to pay creditors on due dates। ये तो है भाई, तुम अपने क्रेडिटर्स को ये टाइम पे नहीं चुका पा रहे हो, तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा लाइबिलिटी पे ऑफ का कोई भरोसा नहीं है, तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज है। दिस मे कास्ट अ डाउट। इनएबिलिटी टू कंप्लाई विथ लोन अग्रीमेंट्स, दिस अगेन कैन कास्ट अ डाउट। सब्सटैंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये भी पार्ट बन सकता है। शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज, शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लाईज कोई बहाना नहीं है। शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लाई से कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट ऑफ नेसेसिटीज अगर होता कि जो बेसिक रॉ मटेरियल्स है ये सभी अवेलेबल नहीं है, तब समझ में आता कि ठीक है चलो बेसिक्स नहीं है, अब कंपनी फंक्शन कैसे करेगी। पर यहाँ पे बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट सप्लाईज, हो सकता है कोई बड़े बड़े कुछ सप्लाईज हो वो सब अवेलेबल नहीं है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, परचेज कर लेंगे कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर क्रेडिटर्स टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, लोन अग्रीमेंट से नहीं अग्री कर पा रहे हो, लॉसेस नहीं भर पा रहे हो, तब दिक्कत है। Which kind of audit report will the auditor issue if the use of going concern basis of accounting is appropriate but a material uncertainty exists and adequate disclosure on material uncertainty is made in the financial statements by management? हमें क्या मतलब है कि financial statement should show a true and fair view। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि going concern appropriate है, पर थोड़ा सा मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में भी बोर्ड्स ने डिस्क्लोजर दे दिया है। तो सब कुछ अगर हो गया है, सब कुछ सही से डिस्क्लोज है, सब कुछ सही से प्रेजेंटेड है, सब कुछ सही से दिख रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या देंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। यही अगर गोइंग कंसर्न सही नहीं होता बट कंपनी जिद करके बोलती कि नहीं मैं अक्रूवल में बनाऊंगी, या गोइंग कंसर्न का कोई डिस्क्लोजर नहीं होता, तब हम देते हैं एडवर्स ओपिनियन। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, उनको पता है गोइंग कंसर्न नहीं है, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोजर भी दे दिया है एंड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट भी कर दिया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्या देंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। If the author is of the opinion that written representations are not reliable, what kind of opinion should be issued by him? उसका एविडेंस रिलायबल नहीं है, एविडेंस रिलायबल नहीं है मतलब हम देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जिस रिटन रिप्रेजेंटेशन पे वो विश्वास करके आगे काम करता है, अगर वही रिलायबल नहीं है तो मतलब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। रिटन रिप्रेजेंटेशन आप किसके लिए इंक्लूड, किसके लिए मांगते हो, तो बहुत सारी चीजें होती है जो मैनेजमेंट से आपको सर्टिफाई करवानी पड़ती है, जिसकी बेसिस पे आप अपना आगे काम कर पाते हो, उनको कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन। जैसे डेटर क्रेडिटर का शेड्यूल हो गया या लोन का कोई शेड्यूल हो गया, तो आपको जानना है वो एग्जॉस्टिव है, उसके बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब ऐसी सेंसिटिव चीजें होती है जिनका कोई भरोसा नहीं होता है। तो हम बोलते हैं मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लो कि ये जो शेड्यूल्स पे आप काम कर रहे हो, ये जो आप लेजर पे काम कर रही हो, एग्जॉस्टिव है। इन्हीं को कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन। अगर यही झूठी निकली तो उसका तो आगे का सारा काम ही गलत निकला, उसका आगे का सारा प्रोसीजर ही गलत निकला, उसका आगे का सारा ऑडिट एविडेंस का बुनियाद भी गलत निकला। तो ऑडिटर क्या देगा इस केस में, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एमसीक्यूज वर इजी, मतलब आप समझ लो एवरेज में आप 20 अराउंड ला सकते हो। छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, मैं मान लेती हूँ, बट 20 अराउंड का था एमसीक्यू। 30 में से 30 भी आएंगे बच्चों के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेरे हिसाब से एमसीक्यूज इजी ही था, बट येट अगेन
हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए हो, पढ़ने में मिस्टेक हो गया हो, तो 20 अराउंड तो आपका आराम से आ सकता है। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में मैंने साइड साइड में पॉइंट्स लिख रखे हैं, वही मैं आपको बताऊंगी। मैंने जैसा स्टार्ट में बोला था कि मैं इन डेप्थ आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको ऊपर ऊपर से सारा पॉइंट बता दूंगी क्या क्या टॉपिक्स कवर होना चाहिए। सबसे पहला आता है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कंपलसरी क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या लिखा है कंपलसरी क्वेश्चन में। तो सीए रश्मि ऑडिटर है एबीसी लिमिटेड की फॉर फाइनेंशियल ईयर 13 मार्च 24, मतलब 23-24 को ऑडिट कंडक्ट किया है इसने। ऑडिट रिपोर्ट कभी साइन किया है? 19th ऑफ अप्रैल 24, टाइम से साइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। On 25th, the company received a communication from central government that an incentive of 5 crores pertaining to 23-24 was approved. अच्छा, अभी यहाँ पे कौन सा इवेंट अट्रैक्ट हुआ? यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ एडजस्टिंग इवेंट। ऐसा तो नहीं है अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट को सपना आया ऐसा, या कंपनी को सपना आया जो उसने ये इंसेंटिव के लिए अप्लाई किया। नहीं, उसने तो 23-24 में अप्लाई कर दिया होगा। तो मतलब द कंपनी वाज एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ इंसेंटिव, या द कंपनी वाज एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ ग्रांट। उसको 23-24 में पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये कैसा इवेंट होगा? एडजस्टिंग इवेंट। ऐसा कुछ नया बात नहीं है जो उसको 23-24 में नहीं पता था, यहाँ पे उसे पता था, तो ये माना जाएगा एक एडजस्टिंग इवेंट एंड उसको अपने बुक्स में एडजस्ट करना होगा। It was paid to the company before April 24. The financial statements were not issued. The board of directors wished to include the incentive amount in the financial statements and requested the auditor to issue a fresh audit report for the year ended 31st March 24. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिल्कुल सही है, एडजस्टिंग इवेंट है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट होना चाहिए। यहीं अगर अचानक से ऐसा बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुश हो गया है एंड वो कंपनी को पैसा बांट रहा है एंड कंपनी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है एंड अचानक से अप्रैल 24 में ऐसा कोई इंसेंटिव दिया गया है, तो ये हो जाता नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड इसका डिस्क्लोजर सिर्फ नोट्स में जाता। बट यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो इंसेंटिव ये 23-24 से रिलेट करता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को खुद से पिक नहीं करता, कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है, कंपनी सारा प्रोसीजर्स करती है, सारा अपना सब कुछ स्टेटमेंट देती है, सारा फिगर्स देती है, उसके बाद उसको ऐसा इंसेंटिव मिलता है। तो 23-24 में जब कंपनी ने अप्लाई किया तो कंपनी वाज एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ इंसेंटिव एंड इसलिए हो जाएगा एडजस्टिंग इवेंट। Analyze the issue involved and give an overview of ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच ए सिचुएशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट अट्रैक्ट होगा। अच्छा, सबसे पहले अभी ऑडिटर को क्या करना है, इसमें ऑडिटर को इंक्वायर करना है मैनेजमेंट से कि क्या क्या बातें हैं, डिस्कस करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इफेक्ट क्या होगा एंड डिटरमाइन करना है कि उसे क्या नया ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करेगा। ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ डालेगा EMP, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जिसमें वो बोलेगा ये जो ऑडिट रिपोर्ट अमेंड हुआ है ये सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज के लिए अमेंड हुआ है जो कि इंसर्ट किया गया है बोर्ड द्वारा। यहाँ पे ऑल्दो उन्होंने बोल दिया है कि बोर्ड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं बांटा है किसी को, स्टिल ऑडिटर शुड इंश्योर कि ये जो पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पुराना ऑडिट रिपोर्ट है किसी को ना बटे एंड जो नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नया ऑडिट रिपोर्ट है वही सबको बटे। इसके अलावा ये जो 5 करोड़ का इंसेंटिव आया है इसके लिए भी ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स करने होंगे एंड उसके बाद ही ये सब ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा। सो बेसिकली ये होना चाहिए आपका कंटेंट। इसके अंदर आपको ऐसे 560 के जो भी पैराग्राफ्स है वो पूरे लिखने चाहिए कि ऑडिटर इनकाउंटर्ड सच सिचुएशन एंड एज पर ऐसे 560 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये जो भी मैंने ऊपर ऊपर से आपको ब्रॉड पॉइंट्स मिले, ब्रॉड पॉइंट्स बोले, इसके भी अंदर अंदर आपको एटलीस्ट सब में 2-2 लाइन लिखना है, तभी आपको 5 on 5 मिलेगा, सॉरी 4 on 4 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन लगा मुझे। Auditor cannot normally examine all the information available to them as it would be impracticable to do so, and using audit sampling will produce valid conclusions. Samples should be selected in such a manner that it is a representative of population from which sample is selected. Which sampling method is used in following cases? Identify and explain them briefly. यहाँ पे इन्होंने 2 सिचुएशन दे दिया, आपको बताना है कौन सा सैम्पलिंग मेथड है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। ये जो दोनों केसेस इन्होंने दिखाए ये दोनों ICI के एग्जाम्पल्स है। ICI का अगर आप बुक खोलोगे तो उसके इलस्ट्रेशंस उसके एग्जाम्पल्स में ये है। तो अगर आपने ICI का बुक अच्छे से देख के गया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए मक्खन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इज वेरी 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 इजी। तो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहला सिचुएशन क्या है, ऑडिटर ने डिवाइड कर दिया ट्रेड रिसीवेबल्स को 3 ग्रुप में, बिलो 20 lakhs,
10 to 20 lakhs, sorry, above 20 lakhs, 10 to 20 lakhs and below 20 lakhs. He selected different percentages of each item from each group. यहाँ पे क्या किया है कि तीन अलग अलग बाइफिकेशन दे दिया है एंड उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज सिलेक्ट किया है. इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. जब आप कोई भी पॉपुलेशन को कैटेगरीज में तोड़ते हो और उसके बाद उसे सैंपल सिलेक्ट करते हो, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. फिर आपको यहाँ पे ये सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बाद बताना पड़ेगा कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का फीचर्स क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहाँ यूज करना चाहिए एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में ऑल्टर कैसे सैंपल सिलेक्ट करता है. नेक्स्ट, ऑडिटर यूजेस अ सैंपल ऑफ 50 कंसेक्यूटिव चेक्स. जैसे आप कंसेक्यूटिव वर्ड देखते हो आपके मन में घंटी बज जानी चाहिए. ये आंसर होगा यहाँ पे ब्लॉक सैम्पलिंग. ब्लॉक सैम्पलिंग में आप क्या करते हो? आप ब्लॉक ऑफ कंटेजियस आइटम्स जो एक साथ है उनको पूरा पिक करते हो और कोई सैम्पलिंग टेक्निक में आप कोई भी कंसेक्यूटिव आइटम नहीं पिक करते. सिर्फ ब्लॉक सैम्पलिंग में आप कंसेक्यूटिव आइटम्स पिक करते हो. तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा हमारा ब्लॉक सैम्पलिंग. ये आंसर देने के बाद आपको ब्लॉक सैम्पलिंग के बारे में 2-4 लाइन बताने होंगे. ठीक है. Question number C. PD and company chartered accountants were appointed as statutory auditors of MR Limited for financial year 23-24. MR Limited included the following clause in the appointment letter to auditors. The auditor shall be responsible for detecting the frauds that may happen in the company during financial year 23-24. The auditors objected to the conclusion of such a clause in the appointment letter discussed in the light of scope of audit. अभी scope of audit क्या है आपको बताना पड़ेगा कि ऑडिटर के स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती है. अभी ऑडिटर को क्या देना होता है? रीजनेबल एश्योरेंस देता है. रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देना होता है. तो कोई भी ऐसा क्लॉज हमारी जो मैनेजमेंट है वो नहीं इंसर्ट कर सकती कि ऑडिटर सारा फ्रॉड ढूंढ के देगा. ऑडिटर का काम क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर. उसका काम है मिस स्टेटमेंट्स ढूंढना. उसका काम ये नहीं है कि वो हर फ्रॉड को बैठ के ढूंढे. तो मैनेजमेंट ये क्लॉज इंसर्ट नहीं कर सकती. एंड इसके अलावा आपको ब्रॉडली बताने होंगे स्कोप में क्या इंक्लूजन्स आते हैं, क्या एक्सक्लूजन्स आते हैं. ठीक है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर डी. Messrs PQ Limited has a turnover of 807 crore during the financial year 23-24. It has outstanding dues towards GST of 10 lakh since June 23. When inquired by the auditor, the company's management informed him that they have filed an objection letter for the said demand with GST authorities. However, no response has been received. GST इनकम टैक्स में ये सब कॉमन है क्योंकि बहुत बार होता है कि असेसी को लगता है कि वो सही है और डिपार्टमेंट को लगता है वो सही है. तो क्योंकि इतने सारे क्लॉजेज है, इतने सारे क्लॉजेज के इंटरप्रिटेशन है, इसीलिए जीएसटी और इनकम टैक्स में डिस्प्यूट होना बहुत कॉमन है. एंड ऐसा एक एक साल नहीं 10-10 साल तक भी डिस्प्यूट चलता है लोगों का. तो देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट. जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे इनका डिस्प्यूट चल रहा है, ये बताया गया है. एंड आपसे पूछा गया कि कारों में इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी. तो कारों में बता दूं स्टैट्यूटरी ड्यूज का एक क्लॉज आता है. स्टैट्यूटरी ड्यूज में दो टाइप के आपके डिस्क्लोजर आते हैं, डिस्प्यूटेड एंड अनडिस्प्यूटेड. अनडिस्प्यूटेड मतलब मेरा झगड़ा झपट्टी किसी से नहीं चल रहा, बट यहाँ पे चल रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट से. तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड वाला क्लॉज अट्रैक्ट होगा. एंड डिस्प्यूटेड में आपको क्या स्टेट करना पड़ता है? फोरम एंड अमाउंट. किस डिपार्टमेंट के साथ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कितने अमाउंट का चल रहा है. तो यहाँ पे आपको बोलना होगा स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में, डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड दोनों के बारे में बताना होगा. उसके बाद आपको लिखना होगा कि ऐसे ऐसे फोरम एंड अमाउंट डिस्क्लोज होगा. ठीक है. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. तो CAB जो है ऑडिटर स्टार लिमिटेड के, he wanted to ensure that the company has correctly reconciled the bank accounts and also wanted to understand whether and how far the internal control was operating in the company. What kind of control was CAB performing? तो यहाँ पे बोल रहा है तो उसको देखना था कि जो हमारा इंटरनल कंट्रोल है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो पूछ रहा है कि कौन सा टाइप का कंट्रोल ये CAB लगा रहा था. तो हमारा जो CAB है वो डिजाइन एंड ऑपरेशन चेक कर रहा था इंटरनल कंट्रोल की. एंड उसके बाद पूछा है कि व्हाट आर द अदर प्रोसीजर्स दैट कैन बी अप्लाइड व्हाइल अंडरटेकिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. तो अदर प्रोसीजर्स क्या है? इंक्वायरी कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, री परफॉर्मेंस कर सकते हो. एंड अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है तो उसका कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हो. तो बेसिकली आपको बताना होगा यहाँ पे 4 प्रोसीजर्स क्या है: इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस एंड चेकिंग ऑफ योर एप्लीकेशन. ये सब इसमें बताना होगा कि मोस्ट इफेक्टिव क्या है, लीस्ट इफेक्टिव क्या है, मोस्ट एफिशिएंट क्या है, लीस्ट एफिशिएंट क्या है. एंड जो पहले पार्ट का आंसर है व्हाट काइंड ऑफ
टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाज सीएबी परफॉर्मिंग, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि डिजाइन एंड ऑपरेशन चेक कर रहा था वो इंटरनल कंट्रोल की। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, अल्फा लिमिटेड वाज हैज अवेल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक, द कंपनी रिसीव्ड बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट एज ऑन 31st March 24 फ्रॉम द बैंक। यहाँ पे दो बैलेंसेस दिए हैं बैंक सर्टिफिकेट के हिसाब से एंड लेजर के हिसाब से। बहुत कॉमन है, डिफरेंस आता है बीआरएस की वजह से। बीआरएस की एंट्रीज हमको पता है, देर आर डिफरेंट थिंग्स जो बैंक और हमें डिफरेंट, बैंक और कंपनी में डिफरेंट होती है। जैसे कोई चेक पास हो गया बट कंपनी ने रिकॉर्ड किया या बैंक ने नहीं रिकॉर्ड किया, या कोई इंटरेस्ट बैंक ने कर दिया आपकी बुक्स में क्रेडिट बट आपको नहीं पता, या इंटरेस्ट डेबिट कर दिया है तो नहीं पता, कोई बैंक चार्जेस कर दिया है, तो इसकी वजह से यूजुअली डिफरेंस आते हैं। एंड इसी में हम करते हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंड रिकंसाइल करते हैं बैंक बैलेंस एज पर द बुक्स एंड बैंक बैलेंस एज पर द सर्टिफिकेट। यहाँ पे पूछा हाउ विल यू वाउच एंड वेरीफाई बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक टेकन बाय अल्फा लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप बीआरएस लोगे, उसको रिकंसाइल करोगे, चेक करोगे, एंड इसके अलावा आप देखोगे कि और भी कुछ चीजें अगर बैंक से आपको मिलती है सपोर्टिंग, तो उससे भी टैली करोगे। मेक श्योर कि जो बीआरएस है वो प्रॉपरली ऑथराइज है, ऑथेंटिकेटेड है, उसकी जो भी एंट्री पास कर रहा है वो ऑथराइज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। Question number 2 का C. Schedule 3 of the Companies Act prescribes disclosure of certain ratios as additional regulatory requirement. Mention any 3 ratios that should be disclosed along with rules. बहुत इजी क्वेश्चन था, आप कोई भी 3 रेशियो लिख सकते हैं, करेंट, डेट इक्विटी, वर्किंग कैपिटल, डेट सर्विस रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये सारे रेशियोज आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये आपको ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में मिल जाएगा, तो आप वहां से ये आंसर लिख सकते थे। The engagement partner or firm of auditors is explaining to his audit team undergoing practical training the interrelationship between audit strategy and audit plan. Discuss the points which the engagement partner will explain to his team regarding this in this regard. बहुत सिंपल येट अगेन, आपको सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब बताना पड़ेगा, फिर ऑडिट प्लान का मतलब बताना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे ऑडिट स्ट्रैटेजी चेंज होगा ऑडिट प्लान चेंज हो जाएगा। फिर आपको बताना होगा कि ऑडिट स्ट्रैटेजी पहले बनता है एंड फिर ऑडिट प्लान बनता है। ये 4 चीजें अगर आपके आंसर में है तो आपको 3 on 3 मिल जाएगा। Question number 3. CA Amit is the auditor of LMN Limited. While conducting the audit, he wanted to analyze different components of internal control of the company. Identify and explain which component of internal control he is trying to understand in the following 2 cases. Whether the controls are operating as intended and they are modified as appropriate for changing conditions. मतलब वो देख रहा है कि कंट्रोल्स टाइम टू टाइम मॉनिटर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल्स लगा के कंपनी वाले सो गए हैं, वो देख रहे हैं कि कंट्रोल सही चल रहा है कि नहीं, एंड अगर चेंजेस चाहिए तो वहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको बोलना पड़ेगा दिस इज अ केस ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना होगा। Next, whether there exists proper segregation of duties in the company and the person responsible for recording a transaction is different from the person authorizing it. आपको बताना पड़ेगा दिस इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज अंडर इंटरनल कंट्रोल, एंड फिर आपको कंट्रोल एक्टिविटीज का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। आई फील इस बार जो क्वेश्चंस थे वो फेयरली डायरेक्ट थे। अगर आपने बुक से अच्छे से पढ़ के गया है तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। प्लस ये सब क्वेश्चन जो है आपकी स्कैनर्स में भी तोड़ तोड़ के आपको मिल ही जाएंगे, तो अगर आपने स्कैनर और आईसीआई सही से रेफर किया होगा तो आराम से आप इस पेपर में एटलीस्ट मैं बोलूंगी कि इफ नॉट एग्जामिशन आप पास तो आराम से हो सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। Messrs. PK and Company Chartered Accountants are statutory auditors of JC Limited. CA Tarun, partner of Messrs. PK Limited, was entrusted to supervise and verify inventory items as on 31st March 24. During the process of verification, a large chunk of draft inventory sheets were accumulated and then a final inventory sheet was prepared. The audit assistant has kept all the drafts and the final inventory sheet in the audit file. Is the approach of audit assistant correct? Which papers documents may not be included in the audit documentation?
देखो आप, इसका रेफरेंस एमसीक्यू में भी था और यहाँ पे भी है, तो बहुत सिंपल है। ये सब जो कचड़ा चीज है, ये सब ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन में नहीं डालना है। ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ फाइल जहाँ पे इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो। ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटीज में भी लिखा रहता है कि ऑडिट फाइल प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, सब कुछ रिलेवेंट चीज होनी चाहिए, कुछ भी इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बताओगे कि ये जो हमारा असिस्टेंट है इसका अप्रोच करेक्ट नहीं है। एंड फिर आप बताओगे कि ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स में कभी भी सुपरसीडेड ड्राफ्ट, इनकम्प्लीट वर्किंग, कॉपीज ऑफ कोई डॉक्यूमेंट्स या जो डुप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये सब नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप सिंपली बोल दो कि असिस्टेंट का अप्रोच करेक्ट नहीं है तो ये नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आता है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो दिस क्वेश्चन सैडली वी वोंट बी एबल टू डिस्कस। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन सी के तरफ, सॉरी I mean part C की तरफ। You are the statutory auditor of NP Limited. Looking at the huge size of similar transactions, you directed your team members to use statistical sampling. One of the team members, Mr. Q, wants to select sample on the basis of personal experience and knowledge. Personal experience and knowledge में कहाँ पे आप sample select करते हो? Non-statistical sampling में। As he is not aware of statistical sampling, you are required to explain Mr. Q why the use of statistical sampling is more appropriate. यहाँ पे आपको लिखने होंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। मैंने 2-3 लिख दिया है कि उसका वाइड एप्लीकेशन है, वो ज़्यादा साइंटिफिक होता है, पर्सनल बायस इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे सैम्पल सिलेक्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, जो पॉपुलेशन होता है उससे रिप्रेजेंटेटिव होता है सैम्पल्स, और वगैरह वगैरह। मतलब अराउंड 7-8 आपके एडवांटेजेस है, उसमें से आप 5-6 लिख दोगे, दैट इज मोर देन इनफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे बताया गया EFG लिमिटेड ने अपॉइंट किया है मैसेज MN एंड कंपनी को एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर 24-25। CAN जो है उसने रैप खत्म कर दिया है। हाउएवर ही इज कंसर्न्ड अबाउट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड। ह्यूमन रिसोर्सेज की चिंता आप कहाँ करते हो? ह्यूमन रिसोर्सेज की चिंता आप करते हो ऑडिट स्ट्रेटजी में, कि कौन कहाँ कितना कैसे काम करेगा, स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन में। डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजी विल असिस्ट हिम। तो बताया, पूछा गया है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी का एडवांटेज क्या है। येट अगेन इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा। ऑडिट स्ट्रैटेजी से पता चलता है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कितने डिप्लॉय करने हैं, व्हेन द रिसोर्सेज नीड्स टू बी डिप्लॉयड, हाउ आर द रिसोर्सेज मैनेज, एंड क्या क्या रिसोर्सेज कहाँ कहाँ डिप्लॉय करने हैं। फिर ऑप्शन बी, जेबी लिमिटेड जो है उसने बहुत सारा पैसा खर्चा किया है नए प्लांट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। उन्होंने 5,70,000 का खर्चा किया है डिसमैंटलिंग में। जो पुराना प्लांट एंड मशीनरी था उसको हटाने में 5,70,000 का खर्चा किया है। जो ऑडिटर है वो कॉस्ट देख रहा है पीपीई की, जो नया पीपीई है उसका कॉस्ट देख रहा है। पूछा है आपसे कि ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अरे बड़ा सिंपल है, ये जो नया पीपीई आया है जिसके लिए पुराना पीपीई डिसमेंटल हुआ है उसके कॉस्ट में जुड़ जाएगा। डिसमेंटलिंग कॉस्ट आर अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई, परचेज कॉस्ट में जुड़ जाता है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी AS10 में। AS10 में आपको बताया है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपके अकाउंट्स का भी टेस्टिंग हो रहा है, तो सारे में कहीं ना कुछ लिंकेज है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ सारे आंख नाक कान खोल के पढ़ो, कहीं ना कहीं लिंकेज बैठेगा ही। तो AS10 का यहाँ पे जिक्र करना होगा आपको और बताना पड़ेगा जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई होता है। इसके अलावा पूछा गया है कि पीपीई में और क्या क्या कॉस्ट जुड़ते हैं। तो पीपीई में इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट जुड़ता है, और प्रोफेशनल फीस जुड़ता है, जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उसका कॉस्ट जुड़ता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जुड़ता है, टेस्टिंग फीस भी जुड़ता है। ये सब आपको बताना पड़ेगा। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था पेपर में। तो आप देख रहे हो आजकल इंस्टीट्यूट थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ पे चैप्टर्स का लिंकेज है। सो जिन बच्चों का दोनों ग्रुप होगा आई होप उनको तो याद होगा AS10 के बारे में। जिनका एक ग्रुप था सिर्फ ग्रुप 2 शायद वो नहीं कर पाए होंगे, या अगर आपको याद था तो बहुत अच्छी बात है। बट इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर AS से रिलेटेड होगा। एंड AS के जो भी आपके कथन है रिगार्डिंग पीपीई का कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट वो सब आपको लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का D, मिस्टर जे इज एन आर्टिकल क्लर्क with
big chartered accountants firm. He is a part of engagement team which is conducting audit for the first time. Mr. J, however, is not sure how to go with the work. They are assigned with the work of preparing draft audit engagement letter. What is an audit engagement letter and what are its contents? मतलब बहुत easy question. मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन और आपसे क्या इंस्टीट्यूट पूछेगा? तो आपको यहाँ पे ऐसे 210 का रेफरेंस देना है, बताना है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन भेजता है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हमारा ऑडिटर भेजता है, किसको भेजता है, क्लाइंट को भेजता है। उसमें क्या रहता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट रहता है, जो हमारा क्लाइंट पढ़ता है, उसको समझ में आता है, वो वापस साइन करके भेजता है एंड फिर ऑडिटर ऑडिट साइन करता है। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का कोई एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं था, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से सारे कंटेंट्स लिखने थे। 3 मार्क का क्वेश्चन था, अगर आपने कंटेंट्स और ये सही लिखा है तो 3 में से 3 नंबर आपके। अब question number 6 का A, you are the auditor of Plus Bank Limited. The bank has made the following provisions during the year: provision for bad debt, provision for substandard assets, provision for expenses, provision for income tax. You are in the process of verifying provisions and contingency of the bank. What audit approach or procedures will you adopt to verify the above? अब इसमें क्या करें ना, ये बैंक ऑडिट में एकदम आखिर में आता है। बैंक ऑडिट में एकदम आखिरी में लिखा गया प्रोविजन कंटिजेंसी कैसे वेरीफाई करते हैं। मोस्ट बच्चों की टेंडेंसी होती है टॉपिक छोड़ के चले जाना, एंड इंस्टीट्यूट ने शायद इसी का एडवांटेज लिया है एंड इसलिए प्रोविजन कंटिजेंसी से क्वेश्चन दिया है। तो अगर आप बैंक ऑडिट अच्छे से करके गए थे, सारा प्रोविजन कंटिजेंसीज अच्छे से पढ़ के गए थे, तब तो आप इसको आंसर कर पाओगे, नहीं तो मोस्ट बच्चे जो मुझे पता है वो यही आंसर करके आ पाए होंगे कि सब स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजन कैसे चेक करना है, वो कितना परसेंट पे होना चाहिए। बट आपको सिर्फ उसके बारे में नहीं लिखना था, आपको लिखना होगा कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बना है तो आप उसका टैक्स कंप्यूटेशन देखोगे, पीएल से वेरीफाई करोगे, सारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हुआ है वो कंप्लाई हुआ है कि नहीं, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल है वो सारा से हमारे जो कंपनी है उसने कंप्लाई, सॉरी हमारा जो बैंक है उससे कंप्लाई किया है कि नहीं, किस बेसिस पे सारा प्रोविजन बना है, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड एनपीए का आपको अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए, एक्सपेंसेस का एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए मैनेजमेंट से। तो आपको हर प्रोविजन के लिए अलग अलग लिखना था कि हर प्रोविजन के लिए अलग अलग टास्क क्या होगा ऑडिटर का। अगर आपने चारों लिखा है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, एक भी आपने मिस किया है तो वहां के नंबर कट जाएंगे। अगर आपने सोचा कि मैं सिर्फ सब स्टैंडर्ड एसेट्स पे पूरा पूरा लिख के आ जाता और मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, आपको चारों के बारे में लिखना होगा। ये अगेन जैसा मैंने कहा, ये टॉपिक आता है आपका आखिरी में, तो बहुत बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, इंस्टीट्यूट ने इसी का फायदा उठाया है। तो जो जनवरी 25 वाले एस्पिरेंट्स है, प्लीज ये सब गलतियां ना करें, ये पेपर एक सबक है आप सबके लिए। CA Vasu has been appointed as the statutory auditor of Messrs Pizza Limited for financial year 23-24. While reviewing the internal controls, he observed that the company has entered into many transactions with firms in which directors are interested. मतलब RPT transactions किया है। CA Vasu considered it as a deficiency in internal control over related party transactions. यहाँ पे पूछा डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एंड उसके बाद कि डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो वासु ने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किया वो सही है कि नहीं। तो पहले बता दो सिग्निफिकेंट, सॉरी, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। तो डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल मतलब ऐसी डेफिशिएंसीज जो हमारी टीसीडब्ल्यूजी का अटेंशन मांगती है, जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज है इंटरनल कंट्रोल में, जो हमारे ऑडिटर को लगता है कि टीसीडब्ल्यूजी को पता होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे सीए वासु ने क्या किया है, सीए वासु ने ऐसे कम्युनिकेट किया, कंट्रोल्स ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज आर वीक। उसने इधर उधर कुछ भी असेसमेंट नहीं किया है, बस देखा कि जो हमारा डायरेक्टर इंटरेस्टेड फर्म है इसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसने डायरेक्टली सर्टिफाई कर दिया कि कंट्रोल्स आर वीक। तो क्या ये सही तरीका है? अब इसमें बहुत जन लिख के आ गए होंगे हाँ ये सही तरीका है, एकदम सही से किया है, बट ये सही तरीका नहीं है। उसे बताना चाहिए कि उसे ऐसा क्यों लगा, क्या डेफिशिएंसी का डिस्क्रिप्शन है, उसके हिसाब से क्या क्या चीजें गलती है। उसके बाद उसको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था टू एनेबल दिस कम्युनिकेशन, उनको उसको साथ में सपोर्टिंग देनी चाहिए थी कि उसको ऐसा क्यों लगता है, उसके बाद टीसीडब्ल्यूजी को ये सब बताना चाहिए था। तो डायरेक्टली आप ऐसे सिर्फ लाइन नहीं भेज सकते टीसीडब्ल्यूजी को कि आपका कंट्रोल वीक है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो तुमने कोई टेस्ट दिया, तुमने कोई टेस्ट दिया ऑडिट का, मैंने देखा पूरा चीज और तुमको सपोज 80 में से 40 मिला,
मैं डायरेक्टली बोल दूंगी कि बेटा इस बार तो तुम एग्जाम में पास नहीं हो सकते। क्या ऐसा कर सकती हूँ मैंने? मुझे बताना पड़ेगा तुम्हारी गलतियां कहाँ कहाँ है, तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्या चीजें तुमने गलत की है, क्या चीजें तुमने सही की है, तभी तो तुम इस पे काम करके आगे बढ़ पाओगे। तो सिमिलरली डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल का भी वही है। ऑडिटर को बताना होगा कि डिस्क्रिप्शन क्या है डेफिशिएंसी का एंड क्या क्या गलतियां हैं जो मैनेजमेंट का अटेंशन चाहती है। तो वो डायरेक्टली ऐसा कोई लाइन सर्टिफाई करके नहीं भेज सकता है। CAP is a professional accountant in service in terms of employment and professional relationship with employer. He has to be alert of the possibility of inadvertent disclosure of any information outside employee organization. However, in view of disclosure required by law, CAP had to divulge some information and documents as evidence in legal proceedings. Whether P has violated any fundamental principle governing professional ethics in this case. तो देखो कि क्लाइंट आप पे इतना भरोसा करता है, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले ही दे देता है। लिस्टेड कंपनी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पहले ही मिल जाते हैं एंड आपको कहा जाता है कि आप आराम से ऑडिट करिए एंड हमें बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो वो तुम पे भरोसा कर रहा है, तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत पहले दे दे रहा है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, विच इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल अंडर प्रोफेशनल एथिक्स। तो सबसे पहले आपको बोलना होगा कि ये जो इतना ऊपर बोला है ये प्रोफेशनल एथिक्स में कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के लिए बोला है कि हमारे जो ऑडिटर को है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए एंड क्लाइंट का कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी आउटसाइडर को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। बट इट इज ऑल्सो अ थिंग कि अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई लीगल अथॉरिटी, कोई और अथॉरिटी आपसे ये सब डॉक्यूमेंट्स मांगेगी तो वो आपको देना पड़ेगा, उनको आप मना नहीं कर सकते। एंड अगर आप उनको डॉक्यूमेंट्स देखते हो तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लीगल ऑब्लिगेशन है, आप खुद से मन से नहीं दे रहे हो, लीगली आप ऑब्लाइज्ड हो कि आपको ये देना पड़ेगा, इसीलिए आप दे रहे हो। तो यहाँ पे जो CAP ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दी है लीगल प्रोसीडिंग्स के वक्त, तो उसने कोई भी गलती नहीं की है, वो लीगल ऑब्लिगेशन में एंड वो दे सकता है। तो यहाँ पे पहले आपको बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में एंड फिर बताना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल एथिक्स के जितने प्रिंसिपल्स हैं हमारे ऑडिटर को मेंटेन करना चाहिए, बट जब वो खुद लीगल फाउंडेशन में तो वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। During the accounts for the year ended 31st March 24, the auditor of FD Limited wanted a confirmation from trade receivable which was outstanding for more than 6 months, amounting to 4,25,000. The auditor sent a confirmation letter to the party requesting them to respond directly to him whether or not they agree with the amount outstanding from them. तो कौन सा टाइप का कंफर्मेशन भेजा? पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजा। अगर यहाँ पे बोलता कि the auditor sent a confirmation letter to the party requesting them to respond to him directly ओनली व्हेन दे डू नॉट अग्री, तो वो हो जाता नेगेटिव कंफर्मेशन। अगर अमाउंट नहीं देके भेजता तो वो जाता ब्लैंक कंफर्मेशन। बट यहाँ पे अमाउंट देके भेजा है, उनको बोला है कि आप बताइए आप इससे अग्री करते हैं या नहीं करते। तो ये कैसा टाइप का कंफर्मेशन है? पॉजिटिव कंफर्मेशन। The trade receivable confirmed to the auditor of FD Limited that they were required to pay an amount of 4,20,000 to FD Limited as per books of accounts। मतलब हमारा जो FD Limited कंपनी है उसके बुक्स में दिखा रहा है डेटर से 4,25,000 आना है, वेयर एज डेटर के बुक्स में दिखाना है कि उसको सिर्फ 4,20,000 देना है। अब ये बहुत केसेस से हो सकता है, इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन होता है 31 मार्च को हमने कोई सेल्स किया तो हमने अपने बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड कर दिया, अब वो अगला नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपना परचेजेस रिकॉर्ड करेगा। तो हो सकता है कि कोई 5,000 का गुड्स है जो हमने 31 मार्च को रिकॉर्ड किया, उन्होंने 1 अप्रैल को किया, तो उसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा चोरी चकारी भी हो सकती है। मैंने आपको पॉजिटिव साइड बता दिया कि ये पॉसिबल सिचुएशन है एंड ये गलती नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा अगर कुछ है कोई फ्रॉड वर्ड तो वो तो गलती मानी जाएगी। State and explain the type of confirmation request sent by the auditor। आपको बताना पड़ेगा पॉजिटिव confirmation request send हुआ है एंड आपको बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव confirmation request का यूजुअली रिलायबिलिटी क्या होता है, क्या वो सफिशिएंट एविडेंस होता है एंड किस सिचुएशंस में आप भेजते हो। एंड द कोर्स ऑफ एक्शन दैट ही शुड टेक ऑन कंफर्मेशन रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। तो उसको ये जो अमाउंट है ये मैनेजमेंट को बताना चाहिए एंड बताना चाहिए कि इतना डिस्क्रिपेंसी है, उनसे एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए एंड उसको खुद भी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना चाहिए जिससे वो ढूंढ पाए कि ये डिफरेंस किस वजह से है। एक कॉमन प्रोसीजर जो वो अंडरटेक कर सकता है वो कंपनी का लेजर ले सकता है, उसके इनवॉइसेस ले सकता है एंड ये जो हमारा डेटर है उससे भी लेजर मंगा सकता है एंड टैली कर सकता है। इसके अलावा उसकी यही ड्यूटी बनती है कि वो मैनेजमेंट को बता दे एंड उससे उनसे ये डिस्क्रिपेंसी के लिए इंफॉर्मेशन सीख करे एंड उनसे पूछे कि ये क्यों जो डिफरेंस है वो आ रहा है। एंड वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर।
PE Financial Services Limited is a leasing and hire purchase company. You, as an auditor of PFSL, are in the process of examining finance lease agreements executed by them for equipment giving on lease. Which points shall be noted by you while examining a particular finance lease agreement entered into by PFSL in respect of leasing transaction? तो बहुत सिंपल सा है. अगर आप ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग पढ़ के गए होंगे, जिस पे आई कास्ट अ वेरी बिग डाउट, क्योंकि बहुत लोग ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं, बट अगर आप करके गए होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे एक सेक्शन है लीज एंड हायर परचेज का, जिसमें उन्होंने फाइनेंस लीज के बारे में बताया है, तो आपको उसके बारे में बताया है, उसके बारे में ही बताना है इस क्वेश्चन में. और अगर आप फाइनेंस लीज के बारे में बीकॉम में पढ़ चुके हो या आपके अकाउंट्स में पढ़ चुके हो, तो उसके बेसिस पे भी मुझे लगता है आप आराम से ये क्वेश्चन आंसर कर सकते थे. तो क्या क्या चीजें हमें चेक करनी होती है लीज एग्रीमेंट में? लेसर का डिस्क्रिप्शन देखना होता है, अमाउंट देखना होता है, टेन्योर देखना होता है, इक्विपमेंट रिटर्न होगा कि नहीं उसकी वायबिलिटी देखनी होती है, एंड अग्रीमेंट अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो उसकी भी हमें वायबिलिटी देखनी होती. तो अगर आप अकाउंट्स के हिसाब से भी पढ़ के गए होगे लीज एग्रीमेंट, तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते थे. और बाकी आपको अकाउंट्स भी नहीं थे याद था, और ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग भी आप नहीं करके गए, तो मतलब ये राम भरोसे था, आप ये नहीं आंसर कर सकते. ओवरऑल रिव्यू जो रहेगा मेरा ऑडिट पेपर का वो यही है कि एमसीक्यूज इजी थे. क्वेश्चंस कुछ कुछ जैसे अब सपोज 3 क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन हार्ड था हर पार्ट में, आई विल से. तो ओवरऑल आई फील 40 लाना वाज इजी इन दिस पेपर. 40 आप ला सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ के गए थे. 60 भी लाना पॉसिबल है. अब आप बोलोगे मैम ऐसे तो आप बोलोगे सब कुछ ही पॉसिबल है. नहीं, मैं सच में पेपर का लेवल देख के बोल रही हूँ. एमसीक्यूज वर स्कोरिंग एंड डिस्क्रिप्टिव में भी 3 में से 2 क्वेश्चन वर स्कोरिंग. तो मेरे हिसाब से 40 लाना वाज इजी एंड 60 भी आ सकता है. मेरे हिसाब से जो एवरेज मीडियन स्कोर रहेगा इस बार के ऑडिट पेपर में, दैट विल बी फ्रॉम 60 टू 75-80. तो वही होना चाहिए मेरे हिसाब से एवरेज स्कोर. बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पेपर कैसा गया एंड आपके हिसाब से एस्टिमेटेड कैलकुलेशन क्या आ रहा है. एंड मीटिंग यू इन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो. हम नेक्स्ट कुछ और सीरीज स्टार्ट करेंगे अब जनवरी 25 के लिए. सितंबर के लिए हमने एमसीक्यू किया एंड एमसीक्यू में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. अब जनवरी के लिए हम लोग कोई और सीरीज स्टार्ट करेंगे जिससे जनवरी के स्टूडेंट्स को हेल्प हो. तो वील बी स्टार्टिंग दैट सीरीज सून एंड आई होप जस्ट लाइक एमसीक्यूज वो सीरीज भी आप सबको हेल्प करे. एंड keep showering love on us, keep liking and subscribing our channel, and as much as possible इस चैनल को शेयर करिए ताकि जो भी नीडी एस्पिरेंट्स है जिनको भी मदद की ज़रूरत है ऑडिट में, उन्हें मदद. थैंक यू.